नमस्कार भाइयों। एक बार फिर से आपका रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो हम पिछली 3 वीडियो से जीके ले रहे थे आपके सामने, लेकिन आज हम आपकी एक बहुत बड़ी समस्या को दूर करने वाले हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे तो उस समय आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं कि जो मान लिया बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते हैं, कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि जब वहां से बाहर निकलते हैं तो सोचते हैं यार मैं तो 4 सवाल 5 सवाल ऐसे गलत कराया जिनको मैं ठीक कर सकता था। तो वहां पर क्या चीज़ों का ध्यान रखना है एग्ज़ाम हॉल में कि जिससे आप आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो सके। याद रखना ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार होता क्या है कि मान लिया एक छात्र है, कोई एक परीक्षार्थी है जो कि जिसकी तैयारी है वो 82 नंबर्स ला सकता है, 82 आराम से आ सकते हैं उसके, लेकिन पता चलता है उसकी खुद की कुछ गलतियों से वो 77 या 78 पर रह गया। ऐसा हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि तैयारी उसकी 80 की थी लेकिन 72 रह गए। अब देखिए कितने नंबरों का नुकसान हो रहा है। ये कुछ गलतियां होती हैं जो हम एग्जाम हॉल में करते हैं। ऐसे देखिए बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से हम कुछ चीजें आपके सामने आज पेश करेंगे कि आपको एग्जाम हॉल में क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, देखिए भाई, जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो सबसे पहले जब आप पेपर्स को करने लगते हैं तो क्या क्या चीजें सामने आती है। देखिए भाई, उससे पहले थोड़ा सा ध्यान रखिए। बहुत सारे छात्र एक गलती करते हैं। गलती क्या होती है वो कि वो अब जितना पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन एग्जाम के दिन, जिस दिन एग्जाम है, मान लिया कल एग्जाम है तो आज पूरा दिन पढ़ेंगे, पूरी रात पढ़ेंगे। और बहुत सारे तो ऐसे भी छात्र होते हैं कि 1 घंटे बाद पेपर है और वो अभी भी अरे ये तो मेरा रह ही गया, इसको पढ़ने लग रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि ये गलती मत कीजिए। अगर एग्जाम आपका कल है तो आज तो आपको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि जितना आप फ्रेश माइंड रहेंगे एग्जाम हॉल में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे आप। बहुत सारे सोचते हैं हम बहुत सारे सवालों को देखकर, बहुत सारे फॉर्मूलेज को देखकर हम क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं। बढ़ाएंगे नहीं, उल्टा घट जाएगा। सबसे पहली चीज़ है फ्रेशनेस। अगर आपका माइंड ताज़ा है, बिल्कुल फ्रेश है, तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। इसके लिए एग्जाम से पहले दिन की जो रात आएगी, मतलब पहली रात जो होगी, उसमें आपका भरपूर सोना बहुत जरूरी है। भरपूर का मतलब ये नहीं कि आप 10-11 घंटे सो रहे हैं, वही 6-7 घंटे सोना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि उससे पहले दिन, मतलब आपका एग्जाम है 5 तारीख को, 5 तारीख को एग्जाम है, आपको 4 तारीख को क्या करना है, 4 तारीख को आपको पढ़ना है, लेकिन कम पढ़ना है। कम का मतलब क्या है, अगर आप और दिन 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं, आप 3 तारीख को 10-12 घंटे पढ़िए, 14 भी पढ़ सकते हैं। 2 तारीख को 10-12 घंटे पढ़िए, 14 पढ़िए, 16 पढ़िए, लेकिन 4 तारीख को आपको मुश्किल से 4 या 5 घंटे पढ़ना है। ये भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, ये भी उनके लिए है, 4-5 घंटे उनके लिए है जिनका कुछ चीज़ ऐसी रह गई है जो रिवाइज नहीं कर पाए हैं, क्योंकि लास्ट में तो आप रिवाइज ही करते हैं भाई। ठीक है। दूसरी बात, 4-5 घंटे बहुत ज़्यादा है, कोशिश करिए कि 2 से 3 घंटे ही पढ़ें। अब 2-3 घंटे बहुत होता है भाई। उस दिन कई सारी चीज़ों को आप रिवाइज कर सकते हैं, जैसे फॉर्मूलेज हैं, मतलब फॉर्मूला है भैया, मैथ के फॉर्मूला है, एक तरफ आपके पास नोट होने चाहिए, तो वो आप लास्ट दिन में रिवाइज करेंगे। अगर आपको रीजनिंग के कुछ फॉर्मूला है वो होने चाहिए। ठीक है, बस फॉर्मूला देखना है और कुछ नहीं करना। उसके बाद करंट अफेयर्स का थोड़ा बहुत टॉपिक है, उसको देख लीजिए। कोई लिस्ट है उसको देख लीजिए। 2-3 घंटा बहुत होते हैं उस दिन। 2-3 घंटा बहुत ज़्यादा है तो 4-5 घंटा, इससे ज़्यादा मत पढ़ना पहले दिन। मैंने क्या कहा, मेरा मकसद, मैं आज कह रहा हूँ कि एग्जाम हॉल में क्या करना है। एग्जाम हॉल में क्या करना है वो तो तभी कर पाओगे जब आप फ्रेश हो। आपका सर दर्द हो रहा है भाई, आप कितना भी अच्छा पढ़ाई कर रखी है, सर दर्द बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है आपकी को आंखें जो है ना आप स्क्रीन पर लगा नहीं पा रहे हो, आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हो। पढ़ रहे हैं तो दिमाग संतुलन में नहीं है, कैसे परफॉर्मेंस दे पाओगे भाई। मानते हो नहीं? तो इसीलिए याद रखना कि पहले फ्रेश होना बहुत जरूरी है। फ्रेश का मतलब ये है कि बिल्कुल आपका 100% दिमाग और शरीर बिल्कुल 100% एक्टिव होना जरूरी है। उसके लिए आपको पहले दिन थोड़ा सा रेस्ट करना जरूरी होता है, हल्का सा रेस्ट। ठीक है। अब दूसरी बात,
अगर आप ये सब कर गए हैं तो फिर तो मतलब आप 100% उपस्थित हैं एग्जाम हॉल में। दूसरा, अब जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो पहला सवाल आपने पढ़ा, क्वेश्चन करने लग गए, पहला सवाल आपने किया। जब पहला सवाल आप पढ़ते हैं तो हो सकता है बहुत ईजी हो, दूसरा सवाल बहुत ईजी हो, तीसरा सवाल बहुत ईजी हो। अब होता क्या है कि जब 3-4 सवाल हमारे ईजी मिलते हैं तो बहुत सारे छात्र जो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, अब वो सवालों को ऐसे ही करते हैं। या उल्टा हो जाता है, पहला सवाल बहुत टफ आपने नहीं पढ़ा, दूसरा सवाल बहुत टफ नहीं पढ़ा, आपका 2 सवाल गलत हो गए। 2 सवाल गलत होते ही अब बहुत सारे छात्र जो हैं बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। तो मैंने क्या कहा है कि भैया आपके 100 क्वेश्चन हैं, आप 2 या 3 सवाल देखकर डिसाइड नहीं कर सकते कि पेपर कैसा है। इसीलिए शुरू के टफ हैं तो आगे इजी आ सकते हैं, शुरू के इजी हैं तो आगे टफ आ सकते हैं। तो आपको कूल माइंड रहना दोनों परिस्थितियों में, ना तो ओवर कॉन्फिडेंस करना है कि भैया नहीं अब तो मैं सभी कुछ कर लूंगा, मेरे तो 3 सवाल बिल्कुल सही हो गए हैं, अब तो सारे के सारे ही ऐसे हो जाएंगे, मैं तो बहुत अच्छी तैयारी है। या फिर इतना भी डर नहीं जाना है कि यार 3 सवाल 4 सवाल गलत हो गए तो मैं तो बाहर ही हो गया कंपटीशन से, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ठीक है, अब जब आप कॉन्फिडेंस में हैं, कॉन्फिडेंस कह रहा हूं, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस मत लाइए भाई, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, अब जो सबसे बड़ी मेन आज की बात है उस पर आ रहे हैं हम। देखिए भाई, आजकल के एग्जाम में जब हम बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की, ये सबसे बड़ी समस्या है। आज का हमारा मेन फोकस नेगेटिव मार्किंग पर है। ठीक है, अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे क्या होते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पहले ही मन बना लेते हैं, बहुत सारे टीचर उनका मन बनवा देते हैं। बहुत सारे कहते हैं, टीचर भी कहते हैं, स्टूडेंट भी कहते हैं मैं तो 100 के 100 करके आऊंगा, चाहे गलत है चाहे सही है। बहुत से क्या कहते हैं, दूसरा कहते हैं कि मैं तो एक भी सवाल पर रिस्क नहीं लूंगा। मेरे हिसाब से दोनों ही गलत है भाई। अगर आपका नेगेटिव मार्किंग का एग्जाम है तो इसमें हमारा एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए हमें किस सवाल पर रिस्क लेना, किस पर नहीं लेना। क्योंकि बहुत सारे कहते हैं रिस्क लूंगा, मैं तो हर सवाल पर रिस्क लूंगा, और बहुत सारे कहते हैं मैं एक भी सवाल पर रिस्क नहीं लूंगा। मेरे हिसाब से दोनों ही गलत हैं। हम एक निश्चित स्ट्रेटेजी के अनुसार चलें तो हमें इसमें नेगेटिव मार्किंग में फायदा उठा सकते हैं, वरना तो डूब जाते हैं भाई। अभी आएंगे वो बिल्कुल क्लियर होगा सर, बिल्कुल क्लियर होगा नेगेटिव मार्किंग में क्या करते हैं क्या नहीं करते। पहले उसका हम एक उदाहरण बताते हैं। देखिए कैसे हो रहा है। देखिए, अगर आपने मान लिया आपकी तैयारी है, अच्छी तैयारी थी, आपने मेहनत की और 77 आपके क्वेश्चन ठीक थे। ठीक है, 77 क्वेश्चन आपके ठीक थे, लेकिन 23 क्वेश्चन आप नहीं जानते थे, आपने रिस्क ले लिया। अब हो सकता है कि ये 77 की जगह 76 रह जाए या 75 रह जाए, हो सकता है ना भाई ये भी। ठीक है, तो अब ऐसा हो सकता था 77 पर आप सेलेक्ट हो रहे थे बिना रिस्क लिए, और जैसे ही रिस्क लिया 1 या 2 नंबर का आपको नुकसान हो गया, और 1-2 नंबर का नुकसान होने पर नतीजा क्या हुआ, आप लिस्ट से बाहर आ गए। ठीक है, एक तो ये सिस्टम है। अब ऐसी स्थिति में आपको रिस्क नहीं लेना था, लेकिन अभी इसका दूसरा पहलू भी बताने वाले हैं हम। एक दूसरी स्थिति है कि आपकी जब मेहनत करने लगे आप, तो मेहनत करते वक्त आपको पता चला कि आपके जो बिना रिस्क के आ रहे हैं, आपके 75। ठीक है, आपने बिना रिस्क के 75 किए, आप और नहीं जानते थे, आपने कोई रिस्क नहीं लिया, और लिस्ट लग गई 76 पर। आपका एक सवाल की वजह से इस बार भी दिक्कत हो गई। तो अब आप सोचेंगे यार रिस्क ले लेता, शायद एक सवाल हो जाता। देखिए भाई, इसमें थोड़ा बहुत किस्मत का योगदान होता ही होता है, अगर आप थोड़ा इस टाइप के कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आपकी 100 नंबर की तैयारी है फिर तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आप बॉर्डर पर आ रहे हैं रिस्क लेकर या बिना रिस्क के, तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी अहमियत होती है कि आपको किस सवाल पर रिस्क लेना, किस पर नहीं लेना। ठीक, अभी देखिए, मान लिया आपसे कोई एक सवाल पूछा जा रहा है, पूछा गया कोई भी सवाल है एग्जाम में, नहीं वैसे ही मैं आपसे पूछूं कि बताइए
बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? ठीक है, तो आप में से बहुत सारे तुरंत आंसर दे देंगे कि राजा शशांक था। गौड़ का राजा शशांक था, इसने बोधि वृक्ष को कटाया था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे होंगे जो पहली बार इस सवाल को देख रहे होंगे और ज्यादातर जानते भी होंगे। तो शशांक ने कटाया था, ये जीके का सवाल है, ओरिजिनल है। लेकिन अब अगर यही सवाल, क्योंकि वैसे ही पूछा जा रहा है तो आप बता देंगे तुरंत, लेकिन अगर यही सवाल या इससे मिलता जुलता कोई और सवाल ऐसा होता जो डिसाइड करेगा आपकी सफलता असफलता को, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हम इसको जानते हुए भी डबल माइंड हो जाते हैं, हमारे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, यार अगर ये गलत हो गया तो मैं बाहर हो जाऊंगा लिस्ट से। ऐसी स्थिति में बहुत सारे, देखिए मैं ये किसको कह रहा हूं, आपने अच्छा सवाल पढ़ा, उसको भी कर दिया बगैर प्रेशर के, लेकिन अगर आप अपने ऊपर प्रेशर ले गए, प्रेशर किस चीज़ का, यार अगर इस बार का टेस्ट अच्छा गया तो नौकरी मिल जाएगी और टेस्ट बिगड़ गया तो नौकरी गई भाई, बहुत दिक्कत होने वाली है। तो और वो ज़्यादातर स्टूडेंट प्रेशर लेते ही लेते हैं एग्जाम हॉल में बैठकर। तो ऐसी स्थिति में हमें जो बिल्कुल आसान सवाल होते हैं उनमें भी कन्फ्यूजन होने लगता है। भूल जाते हैं कि अगर ये भी पूछा गया रेलगाड़ी किसके समय में चली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन, अब वो एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं, यार कर्जन के टाइम में तो नहीं थी, कहीं डफरिन ने तो नहीं चलवा दी। ऐसे सवाल भी दिमाग में, इतने इजी सवाल पे भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, डलहौजी को भूलकर डफरिन लग जाता है भैया। कब? प्रेशर में जब होते हैं हम। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में प्रेशर भी आता है, प्रेशर भी मायने रखता है, उसको भी हमें जीतना है और अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखते हुए प्रेशर को जीतकर हमें फिर रिस्क भी लेना है या नहीं लेना, ये भी डिसाइड करना है भाई। ठीक है, तो याद रखना मैं किसको कह रहा हूं, उस पर आ जाते हैं हम। देखिए, जैसे अब सपोज करो, उदाहरण यही आया कि भाई भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली वो किसके समय में चली। अब आप कंफ्यूजन डफरिन या डलहौजी, क्योंकि डे से शुरू हो रहे हैं दोनों के दोनों, कंफ्यूज हो गए, 1% कंफ्यूज हुए, क्योंकि वैसे तो आप सभी जानते हैं कि डलहौजी है, लेकिन भैया जी आप कंफ्यूज हो गए। क्यों? क्योंकि नौकरी की बात है भाई, पूरी जिंदगी की बात है भाई। ऐसे में कंफ्यूज हो गए तो बहुत सारे छात्र इस क्वेश्चन को भी छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो सेट कर लिया है कि मुझे तो रिस्क लेना ही नहीं है, और जब रिस्क नहीं लेना तो याद रखना, अगर उनकी तैयारी 76 की है, कम से कम, मैं गारंटी से कहता हूं, कम से कम 6 से 7 सवाल ऐसे होंगे जिन्हें वो रोजाना पढ़ते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन उनको भी छोड़ देंगे क्योंकि उनमें भी उनको रिस्क लगने लगेगा। मतलब जब हम प्रेशर में आ जाते हैं और ये माइंड सेट कर लेते हैं कि हमें रिस्क नहीं लेना, तो वो ऐसे सवालों पर भी रिस्क नहीं लेते फिर, क्योंकि वो इनमें भी प्रेशर में आने शुरू हो जाते हैं। ये टेंडेंसी है भाई। और अगर मैं ये बता रहा हूं, कुछ भाइयों को झूठ लग रहा होगा, तो मैं उनसे भाइयों से पूछे जो एग्जाम हॉल में बैठ चुके हैं, जिन पर ये बीत चुकी है कि जो इजी सवाल थे वो भी टफ लगने लगते हैं। वहां पर एग्जाम हॉल से बाहर आते ही पता चलता, अरे यार ये तो डलहौजी था, मैं तो डफरिन कराया। ठीक है, और अगर आपने पहले ही मानसिकता सेट कर रखी है, पहले ही आप कमिट हो चुके हैं, कमिट क्या हो चुके हैं कि भैया मुझे रिस्क नहीं लेना, तो गारंटी की बात है आप जितने जानते हैं उनमें से भी 2, 3, 4, 6 या 7 सवाल छूटने ही छूटने हैं भैया। यानी आप अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं दे पा रहे, आप अपने लेवल पर भी नहीं आ पा रहे, उससे ऊपर जाना तो भूल ही जाओ। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी बात ये है, अभी बहुत सारे कहेंगे जी आपने इतनी बड़ी कहानी कह दी, लेकिन अभी तक आपने बताया नहीं नेगेटिव मार्किंग में करना क्या। भाई आ रहे हैं, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं होता क्या है एग्जाम हॉल में, और जो पहले एग्जाम दे चुके हैं वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे, बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि यही होता है। जो पहली बार है, जो आप में से जो नए हैं, जो अभी पहली बार किसी टेस्ट में जाएंगे, उनको ये सब चीज़ें बोर लग रही होंगी, लेकिन उनके साथ भी ऐसा ही होने वाला। भाई थोड़ा ध्यान से देखिए। दूसरी चीज़ भाई, अब बहुत सारे हर एक पर रिस्क लेंगे तो भी गड़बड़ है। तो सबसे पहले तो आपको एग्जाम हॉल में ये करना है कि हर सवाल को ढंग से पढ़ना है। बहुत सारे क्या है कि जल्दबाजी में सवाल पढ़ते हैं और इतनी जल्दी रहती है उन्हें कि भैया सारा टाइम इसी सवाल पर बचाना है मुझे, और पता चलता है
वही सवाल गलत होने शुरू हो जाते हैं। याद रखना, हर सवाल कीमती है भैया, तो जितना उसका टाइम है पढ़ने का उसे तो ढंग से दीजिए ना, एक बार में ही ऐसे सवाल पढ़ लीजिए। अब लेकिन बहुत सारे इसको भी गलत लेते हैं। सवाल पूछा गया अकबर का मकबरा कहाँ है, वो इसको 4 बार पढ़ेंगे। अरे भैया सिकंदरा है तो सिकंदरा ही रहेगा, वो जो आगरा मतलब सिकंदरा है तो सिकंदरा में ही रहेगा, शाहदरा में नहीं पहुंचेगा। समझ रहे हो ना? तो जहां पर है वहीं पर रहेगा। आप 4 बार पढ़ो या 10 बार पढ़ो, आपको एक बार में पढ़ना सवाल को, वो ढंग से पढ़ना है जिससे उसकी लैंग्वेज में कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, अब आ जाते हैं नेगेटिव मार्किंग। देखिए नेगेटिव मार्किंग के मामले में हम क्या कहते हैं, आपकी नेगेटिव मार्किंग है 1/4। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कुछ एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, ये बहुत खतरनाक होती है। 1/4 की मार्किंग चल जाती है, नेगेटिव मार्किंग जो है वो चल जाती है। 1/3 वाले में ज़्यादा रिस्क होता है। तो अगर आप 1/4 वाली नेगेटिव मार्किंग में कभी भी एग्जाम दे रहे हैं, तो मैंने पहले ही कहा, ना तो ये सोचिए कि मुझे रिस्क लेना है, ना ये सोचिए कि रिस्क नहीं लेना। आप कहेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पर्सन को पढ़ने के बाद सोचेंगे कि इसमें रिस्क लेना है या नहीं लेना। अब कैसे सोचेंगे, देखिए क्या होता है कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनमें हमें A, B, C या D, ध्यान से सुनना, हमें कुछ नहीं पता। सवाल पढ़ा, ऑप्शन पढ़े, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, कभी सवाल ही नहीं पढ़ा, ना हम ये कह सकते कि इसमें आंसर क्या है, ना ये बता सकते क्या नहीं है। तो ऐसे सवाल में रिस्क नहीं लेना भैया। जिसमें आप कुछ नहीं जानते उसमें रिस्क लीजिए ही मत। ठीक है। दूसरा, अगर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां पर आपको मालूम है कि यार बी तो है नहीं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ऐसे सवाल में आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते। आपको देखना है भाई, वो आप देखेंगे कि आपका मतलब कितना परफॉर्मेंस पहुंच चुकी है, आप किस लेवल पर हो, आप उसको बीट कर रहे हो कंपटीशन को या नहीं कर रहे। तो उसके अकॉर्डिंग आप रिस्क ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते। लेकिन अगर आपको पता है कि ना तो बी है ना डी है, या तो ए है या सी है, तो मेरे हिसाब से 2 वाले में रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं होती। अगर एक ही है फिर तो रिस्क है ही नहीं, वो तो खत्म ही हो गया। लेकिन जहाँ 50-50 है, जहाँ 50% चांस है कि या तो ये है या ये है, तो उसमें रिस्क लेने में कहीं से कहीं तक बुराई नहीं है। 3 है तो उसमें भी लिया जा सकता है, जहाँ चारों नहीं है उसमें रिस्क मत लीजिए। समझ में आया? उदाहरण के लिए देखते हैं आगे। सवाल आया जैसे ये, यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर ले तो वह कैसी दिखाई देगी। मान लिया ये सवाल आ गया। याद रखना, मैं आज आपसे जीके नहीं करा रहा हूँ, रीजनिंग नहीं करा रहा हूँ, मैथ नहीं करा रहा, मैं आपको एग्जाम हॉल में लेकर चल रहा हूँ। आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए, यही सवाल आ गया, यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, इंग्लिश मीडियम वाले देखना, एब्जॉर्ब कर ले, तो उस वस्तु का रंग कैसा दिखाई देगा, कैसी दिखाई देगी। ऑप्शन है सफेद, काली, अदृश्य या लाल। ठीक है, अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते छोड़ दो। लेकिन अब सपोज कीजिए आपने सोचा यार वस्तु है वो तो दिखाई देगी, गायब तो नहीं होगी। तो इसमें देखा अदृश्य है, अदृश्य यानी गायब होना, गायब नहीं होगी ना, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब आपको रहा यार ये तो है नहीं पक्का, या तो सफेद है या काली है या लाल है, क्योंकि वस्तु गायब थोड़ी कर सकते हो। ठीक है, ये तो अलग सा ही हो गया बिल्कुल। 3 है यार, तो आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन जिन्होंने थोड़ा फिजिक्स को पढ़ा है वो जानते हैं कि किसी वस्तु का रंग किस पर डिपेंड कर रहा है, किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, किसको परावर्तित कर रहा है। ठीक है, ऐसी स्थिति में उसके सिद्धांत के आधार पर करते हैं। तो आपको समझ में आएगा जब सभी रंगों का अवशोषण कर रहे हैं तो वो लाल रंग तो दिखाई नहीं देगी, या तो सफेद या काली, थोड़ा सा जानते हैं वो, तो वो कहेंगे यार लाल भी नहीं है। अब 2 हैं, ए और बी में से कोई सा है। मेरे हिसाब से आपको रिस्क लेना चाहिए। अगर जानते हैं कि काली है तो आंसर सही है, काली है ये वो तो। लेकिन अगर नहीं जानते आप कि भैया लाल है या अदृश्य है, कम से कम ये तो है नहीं, आपको ये तो पता कि ये है ही नहीं। जब ये नहीं है तो इन दोनों में से कोई सी है, आप रिस्क ले सकते हो। 50-50 चांस है भाई, ले सकते हो। एक और सवाल, नोबेल पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। सपोज करो आपको नहीं पता, ये पता है वैसे तो 6 के 6 याद होनी चाहिए आपके कि 6 कौन से क्षेत्र हैं, लेकिन आप उल्टा सोचिए, आप यार एकदम से कंफ्यूज हो गए, साहित्य के क्षेत्र में कंफ्यूज हैं यार, दिया जाता है नहीं दिया जाता। फिर आपको याद आएगा
अरे रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में मिला था भाई। ओके ठीक है, इसमें तो दिया जाता है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर थोड़ा और सोचेंगे, क्या यार कोई और हो, अब इन तीन में लेना रिस्क, चलो ले सकते हो, लेकिन थोड़ा और सोचिए। अरे मदर टेरेसा शांति के क्षेत्र में मिला, ठीक है, ग्रेटा थनबर्ग बात करते हैं, मलाला यूसुफजाई, कैलाश सत्यार्थी, ये सब शांति, अरे ठीक है इसमें भी देते हैं। लेकिन गणित और फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स में से मिलता नहीं मिलता, आपको समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, रिस्क ले लीजिए, ले सकते हैं आप। लेकिन अगर आप थोड़ा सोचेंगे, अरे वाह भौतिक सीवी रमन 1930, ओके भाई इसमें मिलता है। कई बार ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, आप नहीं जानते, उल्टी तरफ से सोचते हैं, आंसर मिल जाता है। हाँ गणित में तो किसी को नहीं मिला, गणित में तो एबल पुरस्कार मिलता भाई, नोबेल नहीं मिलता। ऐसा भी हो जाता है भाई, कई बार ऐसा सवाल होता है कि जिसका आप आंसर नहीं जानते, उल्टी तरफ से सोचना शुरू करते हैं, आंसर मिल जाता है। जीके, रीजनिंग, मैथ सभी में लगता है भाई ये। एक और देखते हैं, ए और बी की आयु में 3:5 का अनुपात है। भाई करना मत, प्लीज मत करना। ए और बी की आयु में 3:5 का अनुपात है, 3 वर्ष बाद उनकी आयु में 2:3 का अनुपात हो जाएगा। तो वर्तमान में बी की आयु कितने वर्ष है? जो मैथ जानते हो करेंगे, फिक्स आंसर आएगा। लेकिन जो मैथ, मैं ये नहीं कह रहा कि यही सवाल, मैथ का कोई सवाल ऐसा आ गया जो आप नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते, छोड़ दो। लेकिन अगर थोड़ा सा कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें सेंस लगाइए, सेंस लगाएंगे कैसे होगा? अरे यार ए और बी की आयु में 3:5 का अनुपात है का मतलब वर्तमान आयु, और बी की आयु कितने वर्ष है, बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है। ए और बी की आयु में 3:5 का अनुपात है, तो बी की आयु 5 के गुणज में होगी भाई, क्योंकि 5 का अनुपात है तो 5 से कटने वाली होगी बी की आयु, और बी की पूछ रहा तो बी की आयु 5 से कटने वाली होगी। तो निश्चित रूप से 9 और 12 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये 5 से नहीं कट रहे, या तो 15 या 20 है। आपको रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अब बहुत से कहेंगे जी आप तो रिस्क लेने के लिए कह रहे हैं, मैं प्रेरित नहीं कर रहा हूँ रिस्क लेने के लिए। मैंने कहा कंडीशन देखिए, आप 50-50 पर ले सकते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि नहीं 50-50 है तो 100% लीजिए, वो आपको देखना, निर्णय आपका होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा चांस आपकी सफलता के हैं, आपको प्लस पॉइंट के हैं भाई। भैया अब बहुत सारे कहेंगे जी अगर गलत हो गए तो, देखिए मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, आप एक काम करिए आज मेरे कहने से, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाइए, मॉडल पेपर, कोई भी मॉडल पेपर उठाइए जो अभी तक आपने किया नहीं हो, याद रखना उस मॉडल पेपर में आप सवालों को कीजिए ऑफलाइन ही। मेरे कहने से ध्यान से सुनना, क्या करना है आपको, मॉडल पेपर में उन सवालों को करना है, आप जिस पर 100% श्योर हो उसको करिए। लेकिन जिस पर, ध्यान से सुनना, जैसे ये सवाल है आप नहीं जानते, मान लिया क्वेश्चन नंबर 37, आप इस पर कंफ्यूज हैं, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज हैं, आपने इस पर रिस्क लिया है, आप किताब में से देख रहे हैं और अपना सवाल कर रहे हैं, आपने इस पर रिस्क लिया 2 में, तो आप एक काम करिए, इसको ऐसे गोला बना दीजिए। यानी आप जिनको अपनी मेहनत से कर रहे हैं उनको ठीक है करिए, लेकिन जिस पर भी सवाल पर रिस्क ले तो उस पर एक गोला बना देना। क्यों? ध्यान से सुनना, बहुत सारे भाई कहते हैं यार मेरे तो 4 सवाल गलत हो गए रिस्क के चक्कर में, इसलिए मैं कंपटीशन से बाहर हो गया। ठीक है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि रिस्क लेने से ही उनके 3 सवाल एक्स्ट्रा सही भी हुए थे। ठीक है, यही गड़बड़ होती है हमारी मानसिकता, सिर्फ हम उनको देखते हैं जो हमने रिस्क लिया और गलत हो गए, उनको नहीं देखते जिन पर हमने रिस्क लिया और सही हो गए। और इसी कारण जो होता है, इसी कारण हम डरने लगते हैं रिस्क से। हम सोचते हैं कि यार हमें कोई सवाल जो कंफ्यूजन वाला है उस पर रिस्क लेना ही नहीं है, ये मानसिकता बना लेते हैं, जबकि वो मानसिकता गलत है। मानसिकता गलत है, आपको रिस्क लेना नहीं लेना आप डिसाइड करेंगे एग्जाम हॉल में बैठकर। कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता, आप एग्जाम हॉल में ही डिसाइड करेंगे रिस्क लेना तो किस सवाल पर लेना है। ठीक है, दूसरा, आप मेरे कहने से इस चीज़ को कीजिए कि जितने भी सवाल पर आप, क्योंकि आप तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस के दौरान जितने भी सवाल पर आपको 50-50 है या 33% का चांस है, 3 में से 1 पर रिस्क लेना है, तो उस पर ऐसे सर्किल बनाइए। और जब आपका मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाए तो आप उनमें से, उन क्वेश्चन में से देखिए कि कितने सवाल सही हैं कितने गलत हैं, आपको पता चल जाएगा फायदे में रहे या नुकसान में रहे। ठीक है, अब एक काम वो तो आप करेंगे यहाँ पर, लेकिन अब मैं आपको एक काम दे रहा हूँ। आप एक काम कीजिए कि अभी आप कॉपी पेन निकालिए,
वीडियो को पॉज कर दीजिए, एक कॉपी और पेन निकाल कर बैठ जाइए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने कॉपी पेन अरेंज कर लिया होगा। अब आपको करना क्या है, देखिए, जरूर करिए भाई प्लीज, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है, बहुत कुछ सिद्ध करने वाला हूं मैं। जैसा मैं बोल रहा हूं उसको जरूर कीजिए, टाइम लग रहा लगने दीजिए। ठीक है, अब आप करिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 ऐसे पेज पर बना लीजिए, चाहे एक पेज पर बनाइए चाहे 2 पेज पर, और लास्ट में आपको 50 नंबर तक जाना है, 49, 50 तक जाना है। 1 से 50 तक के नंबर लिख लीजिए मेरे कहने से, हर लाइन में 1 नंबर। ठीक है, हो गया भाई, आपने 50 नंबर लिख लिए। मुझे उम्मीद है आपने मेरा कहना माना होगा, इतना तो कर ही सकते हो। मेरे कहने से आप 5 मिनट दे सकते हो, जो पूरी ज़िंदगी के लिए फ़ायदा देने वाला है भाई। 5 मिनट लगेंगे, बस कीजिए 1 से 50 नंबर। अब दूसरा एक काम और करिए, पहला जो क्वेश्चन है इस पर आपको ABCD जो भी आपको पसंद आए वो ऑप्शन लिखिए। आप सोचिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, बिना कोई क्वेश्चन पढ़े आप ऑप्शन लिखिए 1 से लेकर 50 तक, ABCD, किसी में A किसी में B, कहीं D कहीं C, कहीं जो भी आपको पसंद आ रहा वो लिख लीजिए। लिख गया भाई? उम्मीद है आप सभी ने कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो वीडियो दोबारा पॉज कीजिए, पहले उस काम को कीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करा है, आपने करा 1 से 50 नंबर तक के 50 क्वेश्चन, बिना क्वेश्चन पढ़े आपने उनके आंसर दे दिए। ठीक है, बिना क्वेश्चन पढ़े। अब आ जाते हैं, अब मैं उन क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूं आपको। अब आपको करना क्या है कि उस क्वेश्चन का आंसर मेरे आंसर से मैच करना है। ठीक है, बगैर किसी उसके मेरे आंसर से मैच करना है। तो लिखना शुरू कीजिए, थोड़ा सा 5-7 मिनट लगेंगे, लगाइए। लेकिन पहले का आंसर B, 2 का D, 3 का B है, 4 का C, 5 का D, 6A, 7A, 8A, 9B और 10C। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर भी कर सकते हो, आप जैसा चाहें कर सकते हैं। 10 के 10 आंसर में सामने लिखिए। आपका आंसर पहले लिखा हुआ है, अब 10 के 10 लिखिए। हो गया? ठीक है, अगले 10, 11 से 11A, 12D, 13C, 14B, 15C, 16C, 17B, 18D, 19A और 20B। ये भी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो, लेकिन लिखना जरूर है भाई। ओके, 30, 21 से लेकर 30 तक। 21 में C है, 22 में B, 23 में A, 24 में D, 25 में D, 26 C, 27 B, 28 B, 29 A और 30 D। हो गया होगा? ओके, एक भी मिस ना होना चाहिए भाई। ठीक है, 31 का D, 32 A, 33 C, 34 C, 35 A, 36 D, 37 B, 38 C, 39 B, 40 D। ये भी हो गया होगा? 50, 41 से लेकर 50 तक, 41 A, 42 B, 43 C, 44 D, 45, 46 दोनों C हैं, 47 D, 48 B, 49 A, 50 D। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है आपने ये सभी कर लिए होंगे भाई। अब आपको, जब आपने अपना आंसर लिया और हमारा आंसर मैच किया, इनको मैच करने के बाद अब आपको करना क्या है कि इनमें से कितने सही हैं, क्योंकि 50 के 50 करें, और कितने गलत हैं ये आप चेक करिए। देखिए, बहुत बड़ी बात है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, सही कितने हैं, गलत कितने हैं। ठीक है भाई, अब देखिए, अब इसमें कई कंडीशन आएंगी। पहली बात उस पर आते हैं हम। देखिए, ये जो हमने आपसे पेपर कराया, एक आपका प्रैक्टिस ही करा दी हमने, तो ये जो पेपर कराया, ऐसा पेपर जिसमें आपने कोई सवाल नहीं पढ़ा, बिल्कुल सब कुछ किस्मत पर छोड़कर ऐसे ही आपने काम शुरू कर दिया। ऐसा ही किया आपने? ठीक है भाई, अब आपने जब इतना करा है, 50 सवाल पर रिस्क लिया है, आपने कुछ नहीं किया। जब आप वहाँ एग्जाम में बैठेंगे तो आप किस पर देखेंगे? एक तो पहला सवाल आपके सामने होंगे, दूसरी बात ये होगी यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, वहाँ पर आपके सामने या तो 3 ऑप्शन होंगे या 2 ऑप्शन होंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा है, या तो 3 वाले में रिस्क ले सकते हैं और 2 वाले में तो लेना ही चाहिए भाई। ठीक है, तो 3 या 2 ऑप्शन हो सकते हैं आपके सामने,
उनमें रिस्क लेना। यहाँ पर आपने 4 में रिस्क लिया है, तो जब आप 4 में रिस्क लेंगे और 2 में रिस्क लेंगे तो अंतर आएगा ना भाई। 4 में आपका चांस है, मान लिया आपने 4 सवाल किए हैं तो 4 में से आपका चांस है कि भैया 4 में से 1 ठीक होगा, और अगर आपने 2 लिए हैं तो 2 में से 1 सही हो सकता है भाई। वो अलग बात है 2 के 2 हो जाए या 2 के 2 गलत हो जाए। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर सही और गलत की बात करते हैं भाई। क्या आप में से कोई ऐसा है जिस भाई का एक भी सवाल सही नहीं हो, 50 के 50 गलत हो? अगर भाई ऐसा है तो वो कभी रिस्क मत लेना ज़िंदगी में भाई। अगर आपका एक भी सवाल सही नहीं हुआ, गलत सारे के सारे गलत हैं, तो रिस्क मत लेना। आप में से अगर 1 या 2 सवाल सही हो रहे हैं तो भी रिस्क मत लेना भैया, यानी कि आपकी किस्मत भैया खिलाफ जा रही है शायद, वो आप देख सकते हैं भाई। अब आ जाते हैं सीरियसली, मुझे लगता है कि ऐसा हुआ नहीं होगा। और मुझे एक बात और बताना कि भैया ये कमेंट करके बताना कि आपके कितने ठीक थे। अगर आप में से किसी के 50 के 50 ठीक है तो भैया उसको तैयारी करने की जरूरत क्या है, उसके साथ तो भगवान है भैया, उसको तो IAS बनना चाहिए। वो क्यों दिल्ली पुलिस के चक्कर में पड़ा हुआ है? जब वो बिना देखे 50 के 50 कर रहा है तो ठीक है, हुआ नहीं होगा। खैर 0 1 2 3 नहीं हुए होंगे। आ जाते हैं भाई, सपोज कीजिए, ध्यान से देखना, अगर आपके मान लिया 8 सवाल ठीक हैं यानी 42 गलत हैं, तो अब 8 सवाल पर आपको 8 नंबर मिले, 42 सवाल पर 10.5 नंबर कट गए आपके, चौथाई कटेगा, ये माइनस हो गया, यानी कि आपको 2.5 नंबर का नुकसान हो गया भाई। अगर आपके 8 सवाल ठीक हैं, 10.5 गलत हो गए, 8 नंबर मिले, 2.5 नंबर का नुकसान हो गया। लेकिन मुझे उम्मीद है शायद ये भी किसी का नहीं हुआ होगा, हो सकता है 1-2 भाई हो, लेकिन याद रखना ये भी कब है, जब आप बिल्कुल कुछ नहीं देख रहे तो आपको 2.5 नंबर का नुकसान हो रहा है। बहुत से सोचते हैं ना मुझे 5 नंबर का नुकसान हो गया, 6 का नुकसान हो गया। 50 सवाल का रिस्क लेने के बाद आपको 2.5 नंबर का नुकसान हुआ है। कब? जब आपने कोई सवाल ही नहीं देखा। थोड़ा और बढ़ते हैं, सपोज कीजिए आपके 9 सवाल ठीक हैं, 41 सवाल गलत हैं, तो आपको 9 नंबर मिले, क्योंकि 9 सही भी तो करे ना आपने। लेकिन बच्चे की टेंडेंसी होती है वो तो 41 गलत देखता है ना, इनको तो देखता ही नहीं। अरे 9 ठीक भी तो हुए हैं, जिन पर रिस्क लिया तभी तो ठीक हुए वो, वरना रिस्क नहीं लेते तो ये भी तो ठीक नहीं हो रहे थे। ठीक है, और आपके जो गलत हो रहे हैं वो 10.25 10.25 गलत हो रहे हैं, यानी कि आपको 1.25 नंबर का नुकसान है इस बार भी। ठीक है, थोड़ा और बढ़ते हैं, अगर आपके 10 सवाल ठीक हैं, 40 गलत हैं, तो आपको 10 मिले और 10 ही कट गए, यानी आप ना प्रॉफिट में हो ना लॉस में हो। और मुझे उम्मीद है कि कम से कम बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जो इसको क्रॉस कर गए होंगे। अब याद रखना 10 नंबर मिलने पर भी आप नुकसान फायदे में कहीं नहीं रहे, आपको नुकसान नहीं रहा। अगर 10 से ज़्यादा एक भी सवाल हो गया तो आप फायदे में हैं, ये ध्यान रखना। अगर किसी के 12 सवाल ठीक हो गए तो वो 38 सवाल गलत हुए हैं, 12 नंबर मिले हैं और 38 में कितना हो गया, 9.5 नंबर कटे हैं, तो 2.5 नंबर का फायदा हो गया भाई। और अगर ठीक ठाक होकर किसी को और नहीं, सिर्फ ज़्यादा नहीं पहुंच रहे हम, हो सकता है इससे भी ज़्यादा आए होंगे, 14 सवाल ठीक हैं, 36 गलत हैं, तो 14 मिले हैं, 9 कटे हैं, तो इसका मतलब है 5 नंबर का उसको फायदा हुआ है भाई। ये कब है? ये तब कह रहे हैं हम, ये तब कह रहे हैं जब आपने बगैर सवालों को पढ़े 4 का ऑप्शन पर रिस्क लिया है। अगर याद रखना, अगर आप 3 पर रिस्क लेते तो 3 में चांस बनता है कि अगर 50 सवाल करोगे तो 17-18 सवाल ठीक होने की उम्मीद बनती है, और अगर आप 2 पर रिस्क लेंगे तो 25 की उम्मीद बनती है, क्योंकि 50-50 चांस है, और 50 में भी ज़्यादा ही होता है भैया। क्योंकि आप ज़्यादा वाले को, जो ज़्यादा लगता है आपको, मन कहता नहीं यार ये नहीं ये होने का, तो उसको चूज करते हैं हम सब। लेकिन अगर 25 सवाल छोड़िए, अगर हमने 50-50 का रिस्क लिया है और 50 सवाल, जैसे 50 का ही बताकर चल रहे हैं हम, और ऐसी स्थिति में हमारा 25 छोड़िए, हमारे 20 सवाल ठीक है, 30 सवाल गलत हैं, तो हमें 20 नंबर तो मिल गए हर एक सवाल के, और 7.5 नंबर कट गए, तो हमें 12.5 नंबर का फायदा हो रहा भाई। ठीक है भाई, समझ में आगे हो गए? आप कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइए कि आपके कितने सवाल ठीक हुए हैं।
मेरा आज का मकसद सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव मार्किंग पर फोकस करना था। मेरा आज का दूसरा टॉपिक था कि भाई आपको फ्रेश रहकर, यानी कि उस समय जब आप एग्जाम हॉल में पहुंचे तो आप 100% आपका दिमाग और आपका शरीर मेंटली रूप और फिजिकल रूप से आप 100% फिट रहें, उस हिसाब से पहुंचना है। और नेगेटिव मार्किंग में क्या करना क्या नहीं करना, एक बात और कहना चाहूँगा मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं, उस पर दोबारा भूल गए हो गए आप। एक तो ये प्रैक्टिस कराइए, एक मैंने कहा जब भी आप प्रैक्टिस सेट करें, ध्यान से सुनना, जब भी आप प्रैक्टिस सेट करें, एक तो मेरे कहने से आज ही कर लेना, जब भी आप प्रैक्टिस सेट करें तो जो आपका सवाल जिस पर आप रिस्क ले रहे हो उसको गोला लगा लीजिए कि आपने इस पर रिस्क लिया है, या आर लिख लीजिए रिस्क के लिए। और फिर ये देखिए कि आपने 100 में से 10 सवाल पर रिस्क लिया तो कितने ठीक हुए। अगर 10 में से 2 भी ठीक है तो भी आप नुकसान पर नहीं जा रहे, अगर 3 हो गए तो फायदे में आ जाओगे आप। मान भाई यहाँ तो 50 लिया, लेकिन अगर आपने 10 में से सिर्फ 10 पर रिस्क लिया है, बहुत से कहेंगे जी 50 पर थोड़ी लेंगे हम रिस्क, तो 10 में से अगर आपने रिस्क लिया है तो अगर 2 भी ठीक है तो भी नुकसान नहीं है। नुकसान कब है, या तो 0 पर या 1 पर। लेकिन अगर 2 या 3 सवाल तो फायदे में हो, 2 है तो नुकसान नहीं है, 4 है तो बहुत ज़्यादा फायदा है, ये ध्यान रखना। बहुत सारे कहेंगे जी आप तो रिस्क लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित नहीं कर रहा मैं भाई, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए, जब भी प्रैक्टिस सेट करें तो आपको पता चलेगा कि आप रिस्क लेने लायक हैं या नहीं है। हर प्रैक्टिस सेट में ये लिखिए कि मैंने इतने क्वेश्चन पर रिस्क लिया और उसमें इतने ठीक थे, इतने गलत थे। एक बात और, जब आप प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं भाई, तो आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आप अपनी डेट लिखिए, घर पर एक रजिस्टर बना लीजिए, आप अपनी उसमें डेट लिखिए कि आज मैंने ये प्रैक्टिस सेट किया इस डेट को, इसमें मेरे जीके में इतने ठीक थे, रीजनिंग में इतने, मैथ में इतने ठीक, टोटल इतने ठीक आए, कंप्यूटर में इतने थे, और मैंने इतने सवालों पर रिस्क लिया, उनमें से ये गलत हुए। आप हर टेस्ट का ये जरूर लिखेंगे। अब ये कहेंगे जी ये तो टाइम बर्बाद वाली बात है, टाइम बर्बाद नहीं है भैया। जब आप 10 या 15 टेस्ट दे चुके होंगे तो आपको पता चलेगा आपकी परफॉर्मेंस पॉजिटिव जा रही है, नेगेटिव जा रही है। ठीक है, अगर आपने बस देखा हाँ आज कितने आ गए, आज 87 आ गए, कल कितने आए 76 आ गए, परसों कितने आए फिर 82 हो गए, फिर 71 पहुंच गए, उतार चढ़ाव हो रहा, कुछ नहीं पता चलेगा भाई। आप लिखिए हर चीज़ को, ठीक है, लिखना जरूरी है भाई। दूसरा भाई, ये आपको जब भी प्रैक्टिस करनी है तो गोला बनाइए और चेक करिए, उससे पता चल जाएगा आप रिस्क लेने में अच्छे हैं या गलत खराब है। अगर खराब है तो फिर वहाँ पर भी मत लेना। आप डायरेक्ट वहाँ पर रिस्क लेंगे या छोड़ देंगे वो गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लीजिए भाई। समझ में आ गया भैया नेगेटिव मार्किंग में क्या करना क्या नहीं करना। मुझे लगता है आपकी बहुत सारी समस्याएं सोल्व हो चुकी होंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ एक बात और आगे बंद करने से पहले, बहुत सारे रिस्क का मतलब क्या समझते हैं, बहुत सारे सोचते हैं कि जिसका नहीं पता उसका बी लगा देंगे या सी लगा देंगे या ए लगा देंगे या डी लगा देंगे। ये ABC वाला फॉर्मूला, सभी पर ए, सभी पर बी, सभी पर सी, ये तब काम करता है जब आप ऐसे सवाल में रिस्क लें जो हमने 50 एक साथ दिए हैं। लेकिन एग्जाम हॉल में ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसका कारण है भाई। उसका कारण ये है कि आपको 10 सवाल एक साथ में थोड़ी मिलेंगे जिनको आप जानते ही नहीं। आप पता चला जी आप 36वें सवाल को नहीं जानते, फिर 42वें को नहीं जानते, फिर उसके बाद 51वें को नहीं जानते, फिर उसके बाद 68 को नहीं जानते। आपको बहुत दूर दूर का अंतर पर आएंगे भाई। तो ऐसे में ABC सारे एक से लगाने गलत है भैया। आपको वहाँ पर वही सोचना पड़ेगा कि आपको 2 में का मालूम है तो आप रिस्क ले सकते हैं, वरना नहीं लेंगे भैया। ठीक है, मैंने बहुत कुछ बताया आज में। अगर आप इस चीज़ को, हमारे बताए गए तरीक़ों को अक्षर से पालन करेंगे तो बहुत कुछ, जितने आपका लेवल है उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, और भी बताएंगे। मैंने बताया रणनीति के बारे में बार बार बताते रहेंगे। तो भैया आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों।